ढाबे की चाय। स्कूल से भागना हर किसी को यह सलाह नहीं दी जा सकती। माँ बाप और अध्यापक तो इसे बिल्कुल नापसंद करेंगे। लेकिन क्या यह नापसंदीदगी उनके सच्चे दिल से निकली हुई होगी? हर किसी ने जीवन में किसी न किसी समय भागने की इच्छा तो की ही होगी। यदि किसी ने घटिया स्कूल या मनहूस घर की वजह से नहीं तो ऐसी ही किसी दूसरी अप्रिय बात के कारण भागना चाहा होगा। लगता है मनुष्य के जीवन में भागने की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। हकलबरी फिन भागा था। इसी तरह कॉपरफील्ड, ऑलिवर ट्विस्ट भी भागे थे। किम भी भागा था। कई साहसी नौजवान भागकर समुद्र की तरफ गए। अधिकांश महान व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय स्कूल से भागे हैं और अगर नहीं भागे तो शायद ऐसा करना चाहिए था। बहरहाल, दलजीत और मैं स्कूल से भागे और इसके बारे में हम कोई सफाई देने में अधिक समय नष्ट नहीं करेंगे। हम स्कूल से भागे और इसमें कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन यह सब हिंदुस्तान में हुआ। हालांकि दुनिया की जितनी धरती है देश मात्र उसका 2% है। पर इस 2% भूमि पर दुनिया की 15% आबादी रहती है। इसलिए लुक छिप कर रहने या खो जाने या गायब होने की यह ऐसी सुविधाजनक जगह है कि भागने वाले का कभी आता पता तक न चले। यहाँ तक कि कभी उसकी कोई भनक भी कानों में न पड़े। ऐसी बात नहीं कि हम गायब हो जाना ही चाहते थे। हम तो एक खास जगह जिसका नाम था जामनगर के लिए निकले थे। एक अज्ञात अपरिचित दिशा में जाने के लिए ज्यों ही मैंने पहला कदम उठाया, मेरे सामने थी स्कूल के नीचे की तरफ जाने वाली चीड़ के कांटों में से बिछी हुई फिसलन युक्त धरती। तो मैं यह भली भांति जानता था कि मैं किसी चीज़ से नहीं भाग रहा बल्कि किसी विशेष चीज़ की तरफ जा रहा हूँ। चाहे तो आप इसे सपने का नाम दे सकते हैं। हाँ, मैं अपने सपने की तरफ भाग रहा था। मेरे पैर नंगे थे, शरीर पर कमीज पजामा थे। पहाड़ी की खड़ी ढलान से फिसलते हुए मैं उतरा और चौड़ी चट्टान तक आ गया जो वन के बीचों बीच खड़ी थी। चीड़ के पेड़ों में हवा धीरे धीरे बह रही थी। रात सुखद और शीतल थी। नीचे की घाटी से नदी की मंद कलकल ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। स्वर ऐसा था जैसे कोई आदमी अपनी धुन में लय सुर के बिना गुनगुना रहा हो। मानसून के बादलों के झुंड से चंद्रमा प्रकट हुआ और उसकी रोशनी में पेड़, झाड़ झंकार और पत्थर चट्टानें जगमगा उठी। कुछ ही क्षणों में दलजीत भी पहुंच गया। उसने भी कमीज पजामा पहन रखा था मगर उसके सिर पर पगड़ी भी थी। दलजीत को अपनी पगड़ी पर बड़ा गर्व था, जैसा कि सिखों को होता है। पगड़ी को वह या तो रात को या फिर खेल कूद के समय ही उतारता था और स्कूल से वह नंगे सिर भागने की सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। सोने से पहले उसने पगड़ी उतारकर सावधानी से अलग रख दी थी और बिस्तर से उठकर ज्यों की त्यों सिर पर रख ली थी, बिल्कुल किसी टोप की तरह। और पगड़ी की एक भी तह हिली या बिगड़ी नहीं थी। हम अपने व्यायाम वाले कपड़ों के बंडल बनाकर अपने साथ ले आए थे। वहां से चलने से पहले हमने उन्हें पहन लिया। बात यह थी कि हम स्कूल की वर्दी में होते तो कोई भी हमें पहचान लेता और हमारे घर के कपड़े सत्र के दौरान बक्सों में बंद पड़े थे। हमने जूते भी व्यायाम वाले पहने थे। हमारे झोले में खाने का सामान भरा था। उन्हीं में पजामे और एक दो किताबें भी थी। हम अपना बाकी ढेर सारा सामान जैसे कपड़े, बिस्तर, बक्से वगैरह वहीं छोड़ आए थे। पहाड़ी से एक संकरा रास्ता नीचे की ओर जाता था। हम उसी पर चलते हुए नीचे मैदानी इलाकों में आ गए। वहां से यह रास्ता पहाड़ी से नीचे बहकर आने वाली नदी के समांतर चलता था। हम लगभग 1 मील तक बड़ी मुस्तैदी से और चुपचाप नदी के किनारे के साथ साथ चलते रहे। आगे एक पगडंडी सी मिली जो घोड़े खच्चरों के चलने के रास्ते से थोड़ी ही चौड़ी थी और अंतिम पहाड़ियों से एकदम नीचे उतरकर घाटी में विलीन हो जाती थी। रास्ता आसान और सरल था। उससे हम भली भांति परिचित भी थे। जब तक हम आखिरी तराई में पहुंचे, बारिश शुरू हो गई थी। ज़्यादा तेज़ नहीं, बस हल्की हल्की बूंदाबांदी। हमने एक गांव के बाहर एक ढाबे में शरण ली। ढाबे वाला अभी सो रहा था और उसका एक कान वाला खरसैला कुत्ता हमें खदेड़ने नहीं दौड़ा, बल्कि हमारे निकट आकर बड़े दोस्ताना ढंग से हमें सूंघने लगा। वहीं एक पुरानी बेंच पड़ी थी, उस पर बैठ गए और दूर पहाड़ों पर सूर्योदय की छटा निहारने लगे। यह एक ऐसा दृश्य था जो मुझे हमेशा याद रहता, इसलिए नहीं कि उस दिन का सूर्योदय अधिक सुंदर था, बल्कि इसलिए कि वह सुबह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उसने मुझे सभी वस्तुओं को एक नई दृष्टि से देखने को विवश किया था। उस दिन की एक एक बात आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित है। ज्यों ज्यों आकाश में प्रकाश फैलता जा रहा था, त्यों त्यों ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ स्पष्ट दिखाई देने लगे थे।
और चारों तरफ पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ने लगा था। सबसे पहले कस्तूरा पक्षी हल्के मृदु और स्निग्ध स्वर में बोला। उसके बाद चिलबिलें झाड़ियों में खुसर पुसर करने लगी। फिर सनोवर पेड़ की फुनगी पर बैठा बसंता एक रस स्वर में चीखने लगा। जब आकाश थोड़ा और साफ हुआ तो हरे सुगों का एक झुंड पेड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया। बहुत हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, एकदम फुहार की शक्ल में, और पूरब में सूरज की उजस भरी लालिमा फैल रही थी। फिर एकाएक जब बादलों के पीछे से सूर्य झांका तो बरसात में उगने वाली हरी भरी घास का सुंदर दृश्य उभर कर प्रकट हुआ। दलजीत और मैं अवाक से बैठे देख रहे थे। इससे पहले हम कभी इतनी जल्दी नहीं उठे थे। पेड़ों, झाड़ियों और घास पर मकड़ी के सैकड़ों जाले, जहाँ उन्हें आमतौर पर कोई देख नहीं पाता था, अब एकदम साफ दिखाई पड़ रहे थे। उन पर सुनहरी और रुपहली बारिश की चमकती बूंदें झिलमिल झिलमिल कर रही थी। मकड़ी के जालों के रेशमी तारों पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें अटकी थीं और सूरज की आभा में वे नन्हे नन्हे मोतियों की तरह चमक रही थीं। पहाड़ी की ढलान पर एक बहुत बड़ा डेलिया रखा था, जिसके सिंदूरी फूल भीग कर बोझिल हो गए थे। फूल की एक पंखुड़ी पर पन्ने जैसे हरे रंग का एक टिड्डा धूप में टांगे पसारे आराम कर रहा था। तब तक ढाबे वाला उड़ गया था। मालिक की उपस्थिति से कुत्ते को जैसे शह मिली और वह वहाँ पर भौंकने लगा। ढाबे वाले ने कच्चा कोयला चूल्हे में झोंका और उसे सुलगाकर पानी की केतली पर चढ़ा दी। कुछ खाओगे? ढाबे वाले ने हमसे पूछा। नहीं, बस चाय, मैं बोला। उसने मेज पर पीतल के 2 गिलास लाकर रख दिए। अभी दूध तो आया नहीं, वह बोला। तुम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। हम बिना दूध वाली चाय ही पी लेंगे, दलजीत बोला, लेकिन चीनी थोड़ी ज्यादा डालना। आजकल चीनी बड़ी महंगी हो गई है भैया। तुम लेकिन तुम स्कूल के लड़के, तुम्हें ज्यादा चीनी चाहिए। ठीक है, जितनी इच्छा है वो डाल लेना। हाँ हाँ, हम स्कूल के लड़के, मैं झट बोला पड़ा। बिल्कुल नहीं, दलजीत ने भी कहा। हम टूरिस्ट हैं, मैंने कहा। हमें देहरादून में सुबह की गाड़ी पकड़नी है, दलजीत ने कहा। 10 बजे से पहले कोई गाड़ी नहीं आती, ढाबे वाला कुछ चकरा कर बोला। हम 10 बजे की गाड़ी पकड़ेंगे, दलजीत फुर्ती से बोला। हम नीचे वक्त पर पहुंच जाएंगे ना? क्यों नहीं, काफी वक्त है। ढाबे वाले ने गर्मा गर्म चाय गिलासों में डाली और चीनी वाले बर्तन हमारे आगे रख दिया। पहले तो मैं यही समझा कि तुम स्कूली लड़के हो, ढाबे वाला हंसते हुए कह रहा था। सोचा भाग कर जा रहे हो, हा हा हा। मैंने देखा दलजीत तनिक खिसियाया सन खीसे निपोर रहा था। भैया, तुमने ऐसा क्यों सोचा? उसने पूछा। कई बरसों से यहाँ रहता हूँ, यह कहकर वह उसने एक तरफ इशारा किया जहाँ वृक्षहीन भूमि पर लकड़ी का खोखा खड़ा था। ऐसा लगता था जैसे जंगली प्रदेश में कोई व्यापारिक चौकी हो। स्कूल के लड़के तो भागते ही रहते हैं, तो इधर से गुजरते रहते। क्या बहुत लड़के भागते हैं? ज्यादा नहीं जी, साल में 2-3 बस। बहुत हुआ तो देहरादून में रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाते हैं और फिर पकड़ लिए जाते हैं, दलजीत बोला। अपनी ही बेवकूफ़ी से पकड़े जाते होंगे। क्या वे हमेशा पकड़ लिए जाते हैं? हाँ जी, हमेशा। नीचे जाते हो, यहाँ से गुजरते तो मैं उन्हें चाय का गिलास देता हूँ, और जब टीचरों के साथ लौटते हैं तो भी उन्हें चाय का गिलास देता हूँ। खैर, तुम्हें हमारा दर्शन लाभ अब फिर नहीं होगा, दलजीत बोला। मैं उसे खबरदार करने के लिए इशारा कर रहा था, मगर उसने इधर ध्यान ही नहीं दिया। उसके मुंह से यह बात निकल गई। लेकिन तुम तो स्कूल के भागे लड़के नहीं ना हो, ढाबे वाले ने हंसते हुए हमारी तरफ देख कर कहा। फिर तुम लोग भाग कर भी तो नहीं जा रहे हो। चाय के दाम चुकाकर हम नीचे जाने वाले रास्ते पर भागे। तोते एक बार फिर टैं टैं करते हुए ऊपर से उड़ते निकले, जाकर लीची के पेड़ पर बैठ गए। धूप थोड़ी तेज हो गई थी और ज्यों-त्यों ऊंचाई घटती जा रही थी, गर्मी और चिपचिपाहट बढ़ती जा रही थी। यहीं से हमें आगे मैदानी इलाके में पड़ने वाली गर्मी का एहसास होने लगा था। पहाड़ियों का स्थान अब समतल मैदानों ने लेना शुरू कर दिया था, जहाँ जगह जगह खेत खलिहान दिखाई पड़ते थे। धान की रोपाई हो चुकी थी और ईख के पौधे कमर कमर तक ऊंचे उठ आए थे। रास्ते में जमीन जगह जगह दलदली हो गई थी। हमें अपने जूते उतार कर अखबार में लपेट कर नंगे पैर कीचड़ में चलने लगे। मैंने कहा, देहरादून करीब 3 मील दूर है यहाँ से। शहर का चक्कर काट कर जाएंगे। अब तक स्कूल में सभी उठ गए होंगे, उन्हें पता चल गया कि हम उड़नछू हो गए हैं। हमें स्टेशन से दूर ही रहना चाहिए, दलजीत बोला। अगला स्टेशन राय वाला है, वहां तक पैदल चलेंगे,
मैंने कहा, फिर वहाँ से जो ट्रेन मिलेगी उसी पर सवार हो जाएंगे। कितनी दूर चलकर जाना होगा? करीब 10 मील। 10 मील? दल दलजीत एकदम निराश होकर बोला, चलते चलते पूरा दिन बीत जाएगा। जो हो, हम यहाँ रुक नहीं सकते, समझे? देहरादून में मटर गश्ती भी नहीं कर सकते और स्टेशन पर भी नहीं जा सकते। हमें चलते रहना होगा, कहीं रुकना नहीं होगा। ठीक है रस्टी, हम चलते जाएंगे। जानता हूँ कि किसी भी एडवेंचर की शुरुआत हमेशा कठिन होती है।